सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्वेश्चन बॉक्स, और जहां पर आपकी तैयारी से रिलेटेड हर एक उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उपलब्ध है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, जो हमारा पार्ट सेकंड है, जो हमारा पार्ट लास्ट सेशन के बाद में बच गया था। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द इडियम फार क्राई फ्रॉम। इडियम दिया हुआ है फार क्राई फ्रॉम, और पूछा है कि इस इडियम से क्या तात्पर्य है। चार ऑप्शन दिए हैं: वेरी डिस्टेंट, वेरी डिफरेंट, वेरी ओल्ड वुंड, वेरी श्रिल स्क्रीम। देख लेते हैं चारों के हिंदी मतलब। वेरी डिस्टेंट होता है बहुत दूर, वेरी डिफरेंट बहुत अलग, वेरी ओल्ड वुंड बहुत पुराना घाव, और वेरी श्रिल, श्रिल होता है तीक्ष्ण या पैनी, और स्क्रीम होता है आवाज़। तो बहुत तीक्ष्ण या पैनी चिल्लाहट या आवाज़। अब अगर जिसको इसका मीनिंग नहीं पता है तो वो किस प्रकार से गैस करेगा कि फार फ्रॉम से वो सोचेगा कि वेरी डिस्टेंट हो सकता है इसका आंसर, या फिर इसमें क्राई का भी यूज़ हुआ है तो वो सोचेगा कि स्क्रीम से रिलेटेड इसका आंसर हो सकता है। वो इस प्रकार से इसमें अपना आंसर लगाएगा, लेकिन इसका आंसर एक्चुअल में है कुछ और। फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है टू बी कंप्लीटली डिफरेंट, यानी कि जो बिल्कुल अलग हो। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। दिस मूवी, ये जो मूवी है, इज़ फार क्राई फ्रॉम, इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द बुक। के मान के चलिए जैसे कि हैरी पॉटर पिक्चर बनी थी और हैरी पॉटर बुक भी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मूवी है, मैं हैरी पॉटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल समझाने के उद्देश्य से यहाँ पर हैरी पॉटर का नाम लिया था। तो वापस से एग्जाम्पल को देखते हैं। दिस मूवी इज़ फार क्राई फ्रॉम द बुक, यानी कि ये जो मूवी है वो पुस्तक से या बुक से बहुत या एकदम अलग है। तो फार क्राई फ्रॉम का मतलब हो जाता है एकदम अलग, जो कि ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है? दे स्टैंड डैश क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता है मानवता के विरुद्ध, ह्यूमैनिटी होता है मानवता, अगेंस्ट विरुद्ध, और क्राइम होता है अपराध। तो जो मानवता के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं वो कहलाते हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब आते हैं, ऑप्शन है दे स्टैंड एक्यूज और, बी है एक्यूज्ड ऑफ, तीसरा है एक्यूज ओनली, और चौथा है एक्यूज विद इन। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंड एक्यूज्ड ऑफ ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल है कि इफ समवन स्टैंड्स एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब है इट मीन्स दे हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ इट, कि उनके ऊपर ये आरोप लगा है। स्टैंड एक्यूज्ड ऑफ का मतलब है कि उनके ऊपर आरोप लगा है। सो तो जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉमिटी। एक वर्ड दिया हुआ है विच इज कॉमिटी, और इसका आपको बताना है अपोजिट। क्या मतलब? एंटोनिम आपको बताना है। ऑप्शन है कर्टसी, हॉस्टैलिटी, अमेनिटी और बेनेवोलेंस। पांचों के मीनिंग देख लेते हैं, फिर आप खुद ही कंक्लूड कर लेना कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखो, कॉमिटी होता है ए फ्रेंडली सोशल एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है वातावरण, सोशल होता है सामाजिक, और फ्रेंडली मिलनसार, एक मिलनसार सामाजिक वातावरण, यानी कि समथिंग प्लेजेंट। तो आगे देखते हैं। कर्टसी होता है पोलाइट एंड प्लेजेंट। प्लेजेंट होता है सुखद, बिहेवियर व्यवहार, या इसको एक शब्द में कहा जाए तो कर्टसी का अर्थ होता है शिष्टाचार। वहीं अगर हम हॉस्टैलिटी की बात करते हैं तो हॉस्टैलिटी हो जाता है शत्रुता या द्वेष, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी और समथिंग। वहीं अगर हम अमेनिटी की बात करते हैं तो समथिंग दैट मेक्स अ प्लेस प्लेजेंट टू लिव इन, ऐसा कुछ जो किसी जगह को सुखद बनाता है रहने के लिए, उसको बोला जाता है अमेनिटी। वहीं अगर हम बेनेवलेंस की बात करते हैं तो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता का कार्य या फिर परोपकारिता, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब आप खुद सोचिए कि देखिए कॉमिटी जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, वहीं अगर हम कर्टेसी की बात करते हैं वो भी पॉजिटिव है, हॉस्टैलिटी नेगेटिव है, अमेनिटी
पॉजिटिव और बेनेवलेंस भी पॉजिटिव है। हमको किसका, कॉमिटी का अपोजिट बताना है, तो अपोजिट क्या रहने वाला है, हॉस्टैलिटी। दो तरीके हैं, आपको मीनिंग पता हो या फिर या तो आपको सबका मीनिंग पता है, या फिर अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव से गैस कर सकते हैं तो एक तरीका ये भी है, जो अमूमन मैं अपनी तैयारी के दिनों में किया करता था। नेक्स्ट है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय द इडियम हिट द सैक। देखो सैक का अर्थ होता है बोरी या बोरा, तो बोरे को हिट करना, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो ये हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। टू गो टू बेड, सोने जाना या बिस्तर पर जाना। टू मेक गुड यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उनका उचित लाभ उठाना। टू डू द राइट थिंग, यानी कि सही काम करना। और टू वर्क हार्ड, मेहनत से काम करना। देख लेते हैं हिट द सैक का मतलब क्या है। हिट द सैक या फिर हिट द शीट्स या फिर हिट द हे, तीनों का ही मतलब होता है गो टू बेड। जैसे कि ये श्रीमान जी सोने का काम कर रहे हैं, तो इनके लिए हिट द सैक, हिट द शीट्स या फिर हिट द हे का यूज किया जाएगा। इन तीनों का ही मतलब होता है बिस्तर पर जाना या सोने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली। देखिए एक ही वर्ड है, उसको इन्होंने डिफॉर्म्ड किया हुआ है 4 तरीके से। इन चारों में से कोई एक ठीक है। सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग और इसकी सही स्पेलिंग देख लेते हैं। देखिए सिलोएट, सिलोएट का मतलब होता है द डार्क सॉलिड शेप ऑफ समबडी समथिंग सीन अगेंस्ट अ लाइट बैकग्राउंड। क्या मतलब, इसका मतलब है ये देखिए, इसका बैकग्राउंड क्या है, लाइट, एकदम बिल्कुल वाइट है, और ये है डार्क सॉलिड शेप। तो ऐसी कोई डार्क सॉलिड शेप किसी वस्तु या व्यक्ति की जिसको के लाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट देखा जाए, तो उसको बोलते हैं सिलोएट। चलिए जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज डैश ड्यूरिंग द बैटल। ये सेंटेंस है, उसमें आपको एक स्पेस भी दिया हुआ है, एक ब्लैंक पोर्शन भी दिया हुआ है, जिसके अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, वेलर, टिमिडिटी, विम्पीनेस और कावर्डिस। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट रहने वाला है। सबसे पहले इसका मतलब देखो, जो सेंटेंस है, ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर, उसका प्रमोशन हो गया या उसको प्रमोट कर दिया गया मेजर की रैंक पर, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज डैश, उसने जो दिखाई थी उसके सम्मान में या उसकी पहचान के लिए उसको मेजर की रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। प्रमोट किया है, एक अच्छी काम हुआ है। एक तो ये बात है जो आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चन में को सही करने के लिए। और दूसरा है इन चारों का मीनिंग, जो कि अब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए वेलर का अर्थ होता है साहस, ग्रेट करेज एंड लैक ऑफ फियर, बहुत ज़्यादा साहस, और लैक ऑफ फियर यानी कि डर की कमी, स्पेशली इन वॉर। ठीक है। टिमिडिटी होता है द लैक ऑफ द स्टेट ऑफ लैकिंग इन करेज, या फिर बोलें तो कायरता। विम्पीनेस द स्टेट ऑफ बीइंग वीक एंड कवर्डली, तो ये भी कायरता से संबंधित है, और कवर्डिस तो होता ही कायरता है। ये देखिए, ये तीनों हैं कायरता को दिखाते हैं, और ये दिखाता है साहस को। अब आप खुद सोचिए कि किसी ने
बैटल में, युद्ध में कायरता दिखाई होगी कि साहस दिखाया होगा, जिसके लिए उसको मेजर की रैंक पर प्रमोट किया गया है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय द वर्ड डिट्राइटस। एक वर्ड दिया है डिट्राइटस, उसके अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको देखना है कि जो डिट्राइटस है उसका मीनिंग क्या होता है और जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा बेस्ट सूटेड है। देखिए, ए सम ऑफ मनी दैट समबडी ओज, यानी कि एक धन या कुछ धन जो किसी के पास है या जो कोई एक रखता है। सेल्फ, दूसरा है सेल्फ हार्म और डैमेज, खुद को नुकसान पहुंचाना। वेस्ट मटेरियल होता है, आप जानते हैं, जो बच जाता है। और तीसरा है समवन हु क्रिटिसाइजेज अनफेयरली, ऐसा कोई जो आलोचना करता है अनफेयर तरीके से। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए, अगर आपको नहीं पता है तो पहले इसका मतलब जान लेते हैं। डिट्राइटस का मतलब क्या होता है? डिट्राइटस होता है नेचुरल वेस्ट मटेरियल, प्राकृतिक अवशेष, दैट इज लेफ्ट, जो कि बच जाता है, आफ्टर समथिंग हैज़ बीन यूज्ड और ब्रोकन अप। कब बच जाता है? जबकि कोई चीज़ यूज़ कर ली गई हो या फिर कोई चीज़ टूट गई हो। अवशेष जिसको बोला जाता है वो होता है ड्राइटस। तो आप खुद सोचिए कि इसका जो आंसर रहने वाला है वो ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। सो क्लियर है, डिट्राइटस का आंसर वेस्ट मटेरियल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसको पैसिव में चेंज करना है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है आई रिमेंबर, मुझे याद है, माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर। मुझे याद है कि मेरे पिताजी, या मुझे याद है मेरे पिताजी का मुझे थिएटर ले जाना। ठीक है, इसको पैसिव में चेंज करना है। अब आप ऑप्शन देखिए, आई रिमेंबर यहाँ भी है, आई रिमेंबर यहाँ भी है, आई रिमेंबर यहाँ है, आई रिमेंबर यहाँ है। तो इसका मतलब आई रिमेंबर सेम ही रहने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को पैसिव में चेंज करते हैं, चाहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो हम बीइंग लगाते हैं। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये बीन है और ये बीन है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। बीइंग टेकन इन दोनों में भी है। सो इनको लेकर के हम आगे बढ़ लेते हैं। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द थिएटर माई फादर। अब और ये है आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द थिएटर बाय माई फादर। सो आप खुद सोचिए कि हमें पैसिव बनाना है और इसका मतलब ये है कि मुझे याद है मेरे पिताजी द्वारा मुझे थिएटर ले जाया जाना। तो बाय माई फादर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। What is the correct meaning of naked in the following sentence? I am too naked to go out this evening. ऑप्शन है energetic, tired, happy और angry. naked का मतलब सबसे पहले देख लेते हैं। naked का मतलब होता है tired out, थक जाना, थका मांदा। सो मैं आज शाम बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, या मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ कि मैं आज शाम बाहर नहीं जा सकता। तो चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, इसका मतलब सिनोनिम बताना है। तो नेकेड का सिनोनिम होता है टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द एनालॉजी। Analogy. कंप्लीट द एनालॉजी। विलियम शेक्सपियर और उनके साथ दिया है वीनस एंड एडोनिस, और विलियम वर्ड्सवर्थ उनके साथ आपको देखना है। देखिए, नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो एसएससी या फिर और एग्ज़ाम्स हैं सिमिलर पैटर्न के, लेकिन आप एग्ज़ामिनर से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट रहता है। सो वापस से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जैसे कि विलियम शेक्सपियर की ये एक कला है, उनकी लिखी हुई एक कृति है, उसी प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ की कृति है ए
कंप्लेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। चार, एक ही वर्ड है, उसको चार तरीके से दिया हुआ है, कोई एक सही है। क्या सही है वो ही देख लेते हैं। स्पेलिंग है सीजोफ्रीनिया। सीजोफ्रीनिया होता क्या है? ए मेंटल डिसऑर्डर, एक मानसिक बीमारी, दैट अफेक्ट्स, जो कि प्रभाव डालती है, ए पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक, फील एंड बिहेव क्लियरली, एक किसी व्यक्ति की सोचने की, फील करने की या व्यवहार करने की जो क्षमता है उसके ऊपर। सो करेक्ट जो स्पेलिंग रहने वाली है जो करेक्ट स्पेलिंग रहने वाली है वो रहेगी SCHIZOPHRENIA, जो कि है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। एक सेंटेंस है, उसको चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आपको देखना है कि किस पार्ट में एरर है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, और इज यू स्टेइंग एट होम, और क्या तुम घर पर रह रहे हो, और विल यू गो एंड सी मम, और क्या तुम जाओगे और माता जी से मिलोगे। ये इसका हिंदी मतलब बनता है। लेकिन अब हमने पढ़ा है कि आर के साथ यू के साथ में आर का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर यू के साथ में इन्होंने इज का यूज़ किया है, जो कि गलत है। हमने पढ़ा है कि यू के साथ में आर का यूज़ होता है, तो ऑप्शन सेकंड में एरर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, इन केस नो एरर आंसर शुड बी फोर्थ, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। आई ट्राइड टू गेट द सर्जन टू इलिसिट दैट शी जस्ट नीडेड टाइम टू गेट यूज टू द आइडिया, और चौथा है नो एरर। मैं जो सर्जन है उनसे मिलने का मैंने प्रयास किया, किस लिए? ये जानने के लिए। इलिसिट का अर्थ यहाँ पर क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, इलिसिट का अर्थ होता है इलीगल, और एलिसिट का अर्थ होता है टू ऑब्टेन समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन और आ रिएक्शन। ठीक है। सो अब यहाँ खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति सर्जन के पास गया है, इलीगल आना चाहिए, यहाँ पर इलिसिट आना चाहिए या एलिसिट आना चाहिए। सो क्लियर है कि यहाँ पर जो एरर है वो रहने वाली है इस पोर्शन में, इस वर्ड में, जिसके स्थान पर यूज होगा ELICIT, दैट इज एलिसिट, जिसका मतलब होता है किसी से कुछ जानकारी या फिर कोई प्रतिक्रिया हासिल करना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमैसिएटेड। चार ऑप्शन दिए हैं, लीन, हैगर्ड, एंगर और कॉर्पुलेंट। चारों के मतलब देख लेते हैं। इमैसिएटेड होता है एक्सट्रीमली थिन और वीक बिकॉज ऑफ इलनेस और लैक ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा दुबला और पतला, कमज़ोर, खासतौर से किस वजह से? बीमारी या फिर खाने की कमी के चलते, वो होता है इमैसिएटेड। लीन होता है थिन, और हगर्ड होता है लुकिंग टायर्ड और वरीड, बहुत ज़्यादा थका मांदा या फिर चिंतित दिखने वाला। वहीं कॉर्पुलेंट की अगर हम बात करें तो वो होता है मोटा ताज़ा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसलिए लिया है, ऑल्दो ये जिस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ से इसको स्ट्राइक आउट कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसके मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हैं। कैसे? देखिए, जो इमैसिएटेड होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, इसका जो क्लियर है आपको दिख रहा होगा कि लीन होना चाहिए। लेकिन अगर आप गूगल करते हैं तो इसके सिनोनिम की कैटेगरी में इसको भी गूगल में कवर किया गया है। हैगर्ड भी इमैसिएटेड का सिनोनिम होता है। तो आप खुद अब इसको ध्यान रखिए कि इमैसिएटेड का सिनोनिम लीन और हैगर्ड दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो दो ऑप्शन सही रहने वाले हैं, एक तो लीन और एक हैगर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज द सेम रिलेशन लाइक दैट इन द गिवन वर्ड्स। वोसिफेरस और नॉइजी और इंट्रांजिजेंट, और आपको बताना है इन चारों में से कि जो संबंध वोसिफेरस और नॉइजी में है वही संबंध इंट्रांजिजेंट और इन चारों में से किसी एक के साथ होना चाहिए। पहले तो सभी के मीनिंग देख लेते हैं। वोसिफेरस होता है एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे, अपनी जो राय है वो तीव्र और मतलब विश्वास के साथ
विश्वासपूर्ण तरीके से कहना, या फिर हिंदी में अगर हम एक शब्द की बात करें तो मुखर हो जाता है। इंट्रांसिजेंट होता है अनविलिंग टू चेंज वंस व्यू और टू एग्री अबाउट समथिंग, ऐसा कोई जो कि अपने जो विचार हैं उनको चेंज करने के इच्छुक बिल्कुल ना हो, या फिर किसी के साथ सहमत होने के बिल्कुल भी इच्छुक ना हो। प्लायंट होता है ईजिली इन्फ्लुएंस्ड, जिसको आराम से प्रभावित किया जा सकता हो, आराम से उसको आप अपने पक्ष में या किसी के विपक्ष में कर सकते हैं, होता है प्लायंट। वहीं डोसाइल होता है ईजी टू कंट्रोल, सिमिलर मीनिंग है प्लायंट और डोसाइल। फ्लेक्सिबल होता है विच कैन बी चेंज्ड ईजिली, जिसको कि आराम से चेंज कर दिया जा सके। और स्टबर्न होता है रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस प्लान्स और व्यूज़, अक्खड़ जिसको बोलते हैं। सो ऐसा कोई जो अपने प्लान्स या फिर उसके जो विचार हैं उनको चेंज करने के बिल्कुल भी इच्छुक ना हो। अब आपको देखो वोसिफेरस हमने सुना लाउड और कॉन्फिडेंट, तो उसके लिए नॉइजी सिमिलर है, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो इंट्रांसिजेंट होता है जो कोई अक्खड़ व्यक्ति हो, तो अक्खड़ को तो हमने देखा कि ये तीन तो नहीं हो सकते क्योंकि ये आसानी से चेंज होने वालों के लिए यूज होते हैं, प्लायंट, डॉसाइल और फ्लेक्सिबल। सो ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, स्टबर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको चेंज करना है ये कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में होता क्या है पहले वो देख लेते हैं भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है ना पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट का, तो वो कैसे बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। वहीं अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आता है, डिड आता है, नॉट भी आएगा नेगेटिव है तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अगर कुछ और बचा है तो वो आएगा। अब विनय हियर्स अ स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट, विनय सुनता है एक अद्भुत या एक विचित्र आवाज़ रात्रि में। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आपको ये चेंज करना है सिंपल पास्ट या बोले तो पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में विल का यूज़ तो नहीं होता, वुड का यूज़ भी नहीं होता, हैज़ का यूज़ भी नहीं होता, बचता है विनय हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट, विनय ने रात्रि में एक विचित्र या अद्भुत आवाज़ सुनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं क्या, फियर ऑफ क्लाउन्स। क्लाउन्स होते हैं जोकर या फिर विदूषक। इसके लिए चार ऑप्शन दिए हैं, साइनोफोबिया, गामोफोबिया, जेराफोबिया या फिर कॉलरोफोबिया। चारों को मीनिंग पहले देख लेते हैं, होते क्या हैं ये। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग, जिन लोगों को कुत्ते से बहुत ज़्यादा डर लगता है वो साइनोफोबिया से ग्रसित रहते हैं। वहीं गामोफोबिया होते हैं ए फियर ऑफ मैरिज, जो शादी की संस्था है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, या सीधा सीधा आप ये समझिए कि जिनको शादी करने से या कमिटमेंट से डर लगता है वो गामोफोबिया से ग्रसित रहते हैं। वहीं जेराफोबिया की अगर हम बात करें तो फियर ऑफ ओल्ड एज, जिनको बुढ़े हो जाने से या फिर बूढ़ेपन से डर लगता है वो जेराफोबिया से ग्रसित रहते हैं। वहीं अगर हम कॉलरोफोबिया की बात करते हैं तो ये वो लोग होते हैं जिनको के क्लाउन से डर लगता है। चलिए तो आपका आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है, अनु दो इल इक्विप्ड फॉर द प्रोजेक्ट। इल इक्विप्ड होता है अनसुटेबल या फिर नॉट सुटेबल। अनु हालांकि प्रोजेक्ट के लिए इल इक्विप्ड थी, हैड डैश ट्राइड हर बेस्ट, उसने फिर भी, देखो इल इक्विप्ड थी यानी कि मैं किसी एग्ज़ाम को देने के काबिल नहीं हूँ, फिर भी मैंने ट्राई किया, है ना। तो फिर भी की जो सेंस निकलती है वो निकलती है नेवर द लेस, यानी कि इन स्पाइट ऑफ दैट, फिर भी ऐसा होने पर भी क्या कि अनु जो है वो प्रोजेक्ट के लिए अनसुटेबल थी, ऐसा होने पर भी उसने अपना बेस्ट दिया, उसने जितना अच्छा कर सकती थी उसने उतना प्रयास किया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अनअसेलेबल। इसको आप स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर सकते हैं, जहाँ पर कोई लेटर दो या दो से ज़्यादा बार यूज़ होता है ना, वो
स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस के पर्पस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए इसको हम अब देखते हैं, हमको बताना है अनअसेलेबल का सिनोनिम। सबसे पहले आप असेल होता है टू अटैक समबडी और समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर प्रहार करना, हमला करना। तो अन होता है जिसके ऊपर हमला ना किया जा सके, एबल होता है जिसके ऊपर हमला ना हो सके। तो ऐसा कोई जिसके ऊपर कोई हमला ना कर सके वो होता है अनअसेलेबल। जबकि हमने पढ़ा है कि वल्नरेबल तो होता है जिसके ऊपर हमला किया जा सके। इनसिक्योर असुरक्षित, इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, और अनप्रोटेक्टेड असुरक्षित। अब आप खुद सोचिए कि जिसके ऊपर हमला ना किया जा सके उसका सिनोनिम क्या हो सकता है। तो इनविंसिबल इज द करेक्ट आंसर। अब आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। 4 दिए हुए हैं वर्ड, अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं, स्क्रीन पर आपकी ऑलरेडी हैं कि इनकी स्पेलिंग क्या है और मतलब क्या है। प्रीसम्पशुअस, प्रिजम्पशुअस होता है अक्खड़, और स्पेलिंग इन्होंने दी है पर्स। प्री की जगह इन्होंने दिया है पर, और यहाँ पर TIOUS दिया है जबकि होता है TUOUS। सो स्पेलिंग सही है प्रिजम्पशुअस, ये हमारी गलत स्पेलिंग है। ब्लेटेंट बिल्कुल सही स्पेलिंग है, इसका अर्थ होता है क्लियर या फिर स्पष्ट। और क्यूमुलेटिव में इन्होंने, बाकी तो सब ठीक है लेकिन L 2 बार नहीं होता, सो क्यूमुलेटिव में सिंगल L होता है। क्यूमुलेटिव का अर्थ होता है निरंतर बढ़ने वाला। और बेनेवोलेंट में होता है BENE होता है, इन्होंने बेनो कर रखा है जबकि होता है बेनेवलेंट। सो इसका अर्थ होता है परोपकारी। तो आपका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है? द एंशिएंट फाउंटेन, जो पुरातन फवारा था, वाज हिडन, छुपा हुआ था। द ट्रीज, अमंग द ट्रीज, फ्रॉम द ट्रीज, फॉलो द ट्रीज या ड्यूरिंग द ट्रीज। आप अप्रोप्रिएट तो अमंग ही रहने वाला है, यानी कि जो पुरातन फवारा था वो पेड़ों के बीच में छुपा हुआ था। चलिए अब आपको ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मिस्टर माथुर सेड आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स। मिस्टर माथुर ने कहा मैं तुम्हारे माता पिता से, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनेट में। और जो रिपोर्टेड स्पीच है आई वॉन्ट टू मीट योर मदर, आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो अगर हमने पढ़ा है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम लोग पास्ट में ही चेंज कर लेते हैं। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में। अब आप खुद सोचिए, ही वांटिंग नहीं होगा, ही हैड वांटेड पास्ट परफेक्ट हो जाता है, ये भी नहीं होगा। ही वांट प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रह गया। तो जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है fill in the blank with the correct option। that white house over there dash belong to my family। देखिए यूज टू के बारे में हम इसी वाले सेशन के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि यूज टू का अर्थ किसी भूतकाल की क्रिया को या फिर पास्ट में जो एक्शन होता था उसको दर्शाने के लिए या फिर किसी आदत को दर्शाने के लिए होता है। अब आप खुद सोचिए कि सेंटेंस कहता है कि दैट वाइट हाउस ओवर देयर, वहाँ पर जो वो सफ़ेद मकान है, यूज टू बिलोंग टू माई फैमिली, मेरे परिवार के पास था या मेरे परिवार को बिलोंग करता था। अब नहीं करता, पहले करता था। तो यूज टू का यूज़ होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना है, fill in the blank with the correct option। there are dash birds in the countryside now than there were 30 years ago। अब देखिएगा तुलना हो रही है किस चीज़ की, कुछ चिड़ियों की कंट्री साइड में, कि there were dash birds now than there were 30 years ago, कि जितनी 30 साल पहले थी उससे कम या ज़्यादा या क्या है वो अब आपको ऑप्शन से देखना है। देयर आर मच बर्ड्स, देयर आर लिटिल बर्ड्स, देयर आर फ्यूअर, देयर आर लीस्ट। सो आप खुद सोचिए, देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से ये तो सुपरलेटिव हो जाता है तो गलत हो जाएगा। मच से कोई सेंस निकलती नहीं है। ए लिटिल
और फ्यूअर में से जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा सी। देयर आर फ्यूअर बर्ड्स इन द कंट्री साइड नाउ देन देयर वर 30 ईयर्स अगो। इसका मतलब कि कंट्री साइड में या शहर के बाहर कम बर्ड्स हैं किसके मुकाबले, जितनी कि 30 साल पहले हुआ करती थी। सो आज के लिए केवल इतना ही। इस सेशन को यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।